हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे DSSP 2021 के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है DSSP की एग्ज़ाम्स आ रही है। 318 पोस्ट है। हमने एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, फ़ी क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, ये सब के बारे में हमने डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। 13 से स्टार्ट होगी, 13 फरवरी से स्टार्ट होगी ये एप्लीकेशन। इसलिए हम आज प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन आया है वो सब देखेंगे साथ। ओके, चलिए। अगर आप DSSP के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? साइनोसाइड्स आर जनरली फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से आपको बताना है साइनोसाइड्स किस में नहीं पाया जाता है। ओके, लीवर होगा ये। साइनोसाइड किस में पाया नहीं जाता है वो आपको हमें बताना है। साइनोसाइड्स क्या है? साइनोसाइड्स जो ब्लड वेसल में इरेगुलर शेप में पाया जाता है ना, इरेगुलर शेप में पाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? साइनोसाइड कहेंगे। ए स्मॉल इरेगुलरली शेप्ड ब्लड वेसल फाउंड इन दी सर्टेन ऑर्गन्स में पाया जाता है। जैसे कि आपको लिवर में पाया जाता है, फिर स्प्लीन में, बोन मैरो में पाया जाता है। साइनोसाइड्स को आपको क्या बताना था? एक्सेप्ट बताना था। किसमें नहीं पाया जाता है? एक्सेप्ट बताना था। आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी ना, द ब्रेन। ब्रेन में साइनोसाइड प्रेजेंट नहीं होती है। लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में साइनोसाइड प्रेजेंट होती है। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The source of Salmonella generated enterocolitis is। सल्मोनेला का सोर्स बताना है जो एंटरकोलाइटिस में जनरेट होती है, वो उसकी सोर्स आपको बताना है। शेल फिश, वाटर, चीज़ या फिर बीफ, किस में पाया जाता है? सोर्स ऑफ सल्मोनेला जनरेटेड एंटरकोलाइटिस। एंटरकोलाइटिस में जो सल्मोनेला है उसका सोर्स आपको बताना है। शेल फिश, वाटर, चीज़ या फिर बीफ, क्या होगी? यस, जो सल्मोनेला एंटरकोलाइटिस में जनरेट होती है उसका सोर्स क्या होती है? बीफ होती है। ओके, बीफ इज़ द करेक्ट आंसर। बीफ इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। द इंडेक्स इज ए मेजर दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई। इक्ट्रिक जो इंडेक्स है वो किसकी मेजर के लिए किया जाता है? इक्ट्रिक जो इंडेक्स उसको किस में यूज़ किया जाता है, किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? जॉन्डिस, एनीमिया, डायबिटीज़ या फिर गॉट में पाया जाता है। किस में दिया जाता है? जॉन्डिस, एनीमिया, डायबिटीज़ या फिर गाउट, किस में पाया जाता है इक्ट्रिक को? इक्ट्रिक इंडेक्स किसकी मेजर के लिए यूज़ किया जाता है? इक्ट्रिक क्या होती है? ये आपकी होती है येलोइश पिगमेंटेशन। ओके, येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, उसको हम क्या कहते हैं? इक्ट्रिक। येलोइश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन या फिर टिश्यू, बॉडी फ्लूइड्स कॉज बाय द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट की कॉज डिपोजिशन में जो येलोइश पिगमेंट होती है स्किन में, टिश्यू में या फिर बॉडी फ्लूइड में, उसको हम क्या कहते हैं? इक्ट्रिक कहेंगे। इसमें बाइल पिगमेंटेशन किस में डिपॉजिट होने से कौन सी डिजीज़ होती है? गाउट तो नहीं, डायबिटीज़ भी नहीं, एनीमिया भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगी? जॉन्डिस। जॉन्डिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? कैटाबोलिज्म ऑफ सेरीन टेक्स प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू। कैटाबोलिज्म ऑफ सेरीन टेक्स प्लेस
आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू। सेरीन के कैटा ब्रेकडाउन से किस में कन्वर्ट होती है? ओके, सेरीन क्या है? ये एसेंशियल अमाइनो एसिड होती है ना, तो उसके ब्रेकडाउन में क्या किस में कन्वर्ट होगी? एलिन, ट्रायोसिन, प्रोलिन या फिर सिस्टीन, किस में कन्वर्ट होगी? कैटाबॉलिज्म ऑफ सेरीन टेक प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू यस, सिस्टीन इज द करेक्ट आंसर। सिस्टीन हो जाएगी। ओके, सिस्टीन इज द करेक्ट आंसर। कैटाबॉलिज्म ऑफ सेरीन टेक्स प्लेस आफ्टर गेटिंग कन्वर्टेड टू सिस्टीन। ओके, द आरएनए वायरस दैट कॉज कैंसर इन ह्यूमन। आपको आरएनए वायरस बताना है जो कॉज करती है कैंसर इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो कैंसर कॉज करती है वो आरएनए वायरस को बताना है। हेपेटाइटिस बी वायरस क्या कैंसर कॉज करती है, या ये क्या आरएनए वायरस है? एप्स्टीन बार वायरस, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस एंड ह्यूमन पेपोलिमा वायरस। क्या होगी करेक्ट आंसर? हेपेटाइटिस बी क्या है? आरएनए वायरस कॉज कैंसर। क्या हेपेटाइटिस बी कैंसर कॉज करती है? नहीं। ईस्टर्न ब्लड डिजीज, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस या फिर ह्यूमन पेपोलिमा वायरस। ल्यूकेमिया से क्या होती है? ईस्टर्न ब्लड डिजीज क्या होती है थोड़ा बताते हैं। सो कॉल्ड ह्यूमन जिम्ना हार्प्स वायरस। ओके, जिम्ना हार्प्स वायरस 4 कहते हैं। ओके, इस इप्स्टान बार्स वायरस को क्या कहते हैं? ह्यूमन जिम्ना हार्प्स 4 वायरस। ओके, हार्प्स 4 वायरस होती है। ये क्या करती है? इट कॉज इन्फेक्शन ऑफ मोनोन्यूक्लियोसिस का इन्फेक्शन करती है। इट कॉजेज इन्फेक्शंस मोनोन्यूक्लियस। ओके, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस क्या है? ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस ये क्या कॉज करती है? ये आरएनए वायरस है एंड कैंसर कॉज करती है। ओके, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। एंड ह्यूमन पेपोलिमा वायरस ये क्या है? ये मोस्ट कॉमन क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती है। ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन क्या कौन कॉज करती है? ह्यूमन पेपोलिमा वायरस। हेपेटाइटिस वायरस के बारे में तो आप सभी को पता है, हेपेटाइटिस वी कॉज करती है, बाकी हमने बता दिया। आंसर क्या होगी? ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। ओके, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। नेक्स्ट क्या है? द टाइप ऑफ एन्यूरिज्म अकरिंग मेनली इन द आर्क ऑफ एरोटा इज। आपको एन्यूरिज्म बताना है जो मेनली आर्क ऑफ एरोटा में उकर होती है, पाया जाता है। डाइसेक्टिंग, सिक्युलर, फ्यूसिफॉर्म या फिर माइक्रो एन्यूरिज्म। टाइप ऑफ एन्यूरिज्म अकरिंग मेनली इन द आर्क ऑफ एरोटा इज। आर्क ऑफ एरोटा में क्या ओकर होती है? डाइसेक्टिंग, सेकुलर, फ्यूसिफॉर्म या फिर माइक्रो एन्यूरिज्म। तो इसमें माइक्रो एन्यूरिज्म इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो एन्यूरिज्म हो जाएगा आपकी करेक्ट आंसर, माइक्रो एन्यूरिज्म। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज प्रोग्राम फॉर डॉक्टर्स टू एंटर पेशेंट सिम्टम्स इनटू द कंप्यूटर। इनमें से आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बताना है जो डॉक्टर्स एंटर करती है, पेशेंट सिम्टम्स को एंटर करती है। IPS, COPS, COPE या फिर SUMEX किस में एंटर करती है? द डॉक्टर्स SUMEX में एंटर करती है। सुमैक्स में क्या करती है? एंटर करती है। कौन सी सॉफ्टवेयर में? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोमैक्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन वैंडेनबर्ग रिएजेंट एन। वैंडेनबर्ग रिएजेंट ए में इनमें से कौन सी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होती है उसको आपको बताना है। वन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन वैंडेनबर्ग रिएजेंट। वैंडेनबर्ग रिएजेंट में कौन सी केमिकल प्रेजेंट होती है? वैंडेनबर्ग रिएजेंट में कौन सी केमिकल प्रेजेंट होती है? सल्फोनेलिक एसिड, सल्फोनेमाइड, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम थायोसल्फेट। क्या प्रेजेंट होती है वैंडेनबर्ग रिएक्शन में?
वेंडेनबर्ग रिएक्शन को किस लिए यूज़ किया जाता है? ये वेंडेनबर्ग रिएक्शन को बिलिरुबिन मेज़र करने के लिए वेंडेनबर्ग रिएक्शन किया जाता है। ओके, बिलिरुबिन का लेवल को मेजर करने है, ब्लड में कितना बिलिरुबिन है इसको मेजर करने के लिए वेंडेन रिएक्शन को यूज़ किया जाता है, रिएजेंट को यूज़ किया जाता है। वेंडेन रिएजेंट क्या करती है? ये बिलिरुबिन के साथ रिएक्ट करती है। कौन सी एजेंट ए क्या होती है? एजेंट ए होती है डायोजेलाइज्ड सल्फोनिलिक एसिड। ओके, सल्फोनिलिक एसिड प्रेजेंट होती है, सल्फोनिलिक एसिड प्रेजेंट होती है। ये बिलिरुबिन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है? पर्पल कलर की एजो बिलिरुबिन बनाती है। ओके, एजो बिलिरुबिन बनाती है। यह याद रखना है। वेंडेनबर्ग का प्रोडक्ट क्या है? एजो बिलिरुबिन। ये रिएक्ट करके क्या बनाती है? एजो बिलिरुबिन, जो पर्पल कलर की होती है। किसके साथ रिएक्ट करती है? सल्फोनिलिक एसिड के साथ। ओके, सल्फोनिलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। द एंजाइम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर the enzyme that is responsible for conversion of ATP to cyclic GMP is enzyme that is responsible for conversion of ATP to cyclic GMP is phosphodiesterase lipoprotein lipase adenyl cyclase या फिर guanyl cyclase। कौन सी एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होती है कन्वर्सेशन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक जीएमपी? एटीपी टू साइक्लिक जीएमपी में कौन सी एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होती है? इसमें फॉस्फोडाइस्टेरेज लिपोप्रोटीन लाइपेज एडिनाइल साइक्लेज या फिर गुआनाइल साइक्लेज। एंजाइम दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सेशन, कौन सी एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होती है? ये एडिनाइलिन साइक्लेज रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, एडिनाइलिन साइक्लेज रेस्पॉन्सिबल होती है। The enzyme adenylyl cyclase that is responsible for conversion of ATP to cyclic GMP. Okay, option C is the correct. Which of the following is a plasma protein derived chemical mediator of inflammation? इनमें से आपको बताना है प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है जो केमिकल मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन की मेडिएटर है केमिकली? ग्लोब्यूलिन, ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइनिन या फिर सेरोटोनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सी होगी? प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड केमिकल मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन क्या होगी करेक्ट आंसर? ग्लोब्यूलिन, ब्रेडिकाइनिन, साइटोकाइनिन एंड सेरोटोनिन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रेडिकाइनिन। ओके, इसका आंसर क्या होगी? ब्रेडिकाइनिन। ऑप्शन बी। द thermoregulatory center in the brain is located in रेगुलेटरी सेंटर आपको बताना है। रेगुलेटरी सेंटर कहाँ है ब्रेन में, किस पार्ट में लोकेटेड है? सेरिबेलम में, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम या फिर हाइपोथैलेमस। किस में प्रेजेंट होती है रेगुलेटरी सेंटर? जो टेम्परेचर रेगुलेट करती है, कौन सी पार्ट? ब्रेन की कौन सी पार्ट टेम्परेचर को रेगुलेट करती है? रेगुलेटरी सेंटर, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, सेरिब्रम या फिर हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करती है? टेम्परेचर रेगुलेट करती है। ओके, रेगुलेटरी सेंटर क्या है? हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस। द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन बोला है, कौन सी है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन या फिर प्लाज्मोजेन। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, राइट? एल्ब्यूमिन इज द करेक्ट। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इजी क्वेश्चन था। द मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी येल्ड इन द बॉडी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। आपको कितना एटीपी बताना है येल्ड इन द बॉडी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज क्या होगी? 6, 4, 2 या फिर 32 एटीपी। कितनी एटीपी होती है? नंबर ऑफ एटीपी बताना है। वन मॉलिक्यूल ऑफ
of the glucose as a result of electron transport chain is क्या है yes 32 ATP yield होती है 32 ATP 32 आंसर क्या हो जाएगी ऑप्शन डी द एल्कोहल कंटेन इन ग्लाइकोप्रोटीन इनमें से आपको बताना है एल्कोहल कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन कौन सी है सॉर्बिटॉल स्पाइग्नोसिन मेल्टिटॉल या फिर ग्लिसरॉल माल्टिटॉल या फिर ग्लिसरॉल एल्कोहल कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है कौन सी है यस स्पाइग्नोसिन इज द करेक्ट आंसर स्पाइग्नोसिन इज द करेक्ट आंसर एल्कोहल कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन क्या है स्पाइग्नोसिन आती है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल इन साइट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म साइट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म में कौन सी विटामिन एसेंशियल है रेटिनॉल थियामिन एस्कॉर्बिक एसिड या फिर साइनोकोबालामाइन कौन सी है कुछ ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल इन साइट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म साइट्रिक एसिड देख के आप एस्कॉर्बिक एसिड का मत लगाना ये का आंसर नहीं है साइनोकोबालामाइन भी नहीं है रेटिनॉल भी नहीं है आंसर क्या हो जाएगा विटामिन B1 थायमिन इज द करेक्ट आंसर विटामिन एसेंशियल इन साइट्रिक एसिड मेटाबॉलिज्म में कौन सी एसेंशियल विटामिन है आप बताएंगे थायमिन को विटामिन B1 रेटिनॉल क्या है विटामिन ए है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C एंड साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 राइट विटामिन्स को भी देख लेना आंसर क्वेश्चन बनती है देखा क्वेश्चन बन गई विटामिन की द एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल इज टर्म्ड एज एपिथेलियम बताना है फ्लैटेंड सेल में जो एपिथेलियम कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल इज टर्म्ड एज पेबिवेंट एपिथेलियम सिलिएटेड एपिथेलियम क्यूबेटल एपिथेलियम या फिर कॉलमनार एपिथेलियम कौन सी एपिथेलियम है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल उसको हम क्या कहेंगे सिलिएटेड क्यूबेटल कॉलमनार या फिर पेबिमेंट कॉलमनार तो नहीं होगा कॉलमनार स्ट्रक्चर होती है क्यूबेटल क्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होती है सिलिएटेड सिलियरी जैसी होती है आंसर क्या हो जाएगा पेबिमेंट एपिथेलियम ऑप्शन ए इज द करेक्ट पेबिमेंट एपिथेलियम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द फेज ऑफ द सेल साइकिल ड्यूरिंग व्हिच द सेल में लिव द सेल साइकिल इज सेल साइकिल आपको बताना है सेल साइकिल में फेज क्या क्या होती है G0 फेज G1 फेज S फेज M फेज है ना सेल साइकिल में फेज क्या क्या फेज होती है G0 G1 G2 S एंड M फेज होती है राइट इनमें से आपको बताना है मैं लिव इन द सेल साइकिल इसका मतलब क्या है जो रेस्टिंग में होती है रेस्टिंग में सेल साइकिल में रेस्टिंग पार्ट कौन सी है क्या है यस G0 फेज को क्या कहते हैं रेस्टिंग फेज कहते हैं बाकी फेज को भी हम देख लेते हैं MS G1 इसमें क्या क्या रहती है उसको अब हम देख लेते हैं एक बार देखिए G0 फेज सेल साइकिल में क्या क्या फेज है G0 फेज G1 फेज S फेज G2 फेज एंड M फेज होती है हैं G0 फेज क्या है ये रेस्टिंग फेज है सेल ग्रोथ किस में होती है G1 फेज में ये भी पूछ सकती है सेल ग्रोथ किस फेज में होती है G1 फेज में होती है फिर DNA रेप्लिकेशन ये क्वेश्चन पूछती है DNA रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होती है S फेज में होती है फिर प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस प्रिपेयर कौन सी फेज में होती है ये G2 फेज में होती है एंड M फेज में क्या होती है सेल डिवीजन होती है राइट M फेज में क्या होती है सेल डिवीजन में भी अब दो पार्ट होती है एक माइटोसिस एंड एक साइटोकाइनेस माइटोसिस में क्या क्या फेज आती है टेलोफेज एनाफेज मेटाफेज एंड प्रोफेज या प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज होती है फिर क्या होती है साइटोकाइनेस होती है फिर आपको रेस्टिंग में चला जाएगा
तो जी नॉट फेज़ क्या है, ये रेस्टिंग फेज़ होती है। सेल ग्रोथ किस में होती है, G1 में होती है। एंड रेप्लिकेशन किस में होती है, एस फेज़ में। एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉर माइटोसिस प्रिपेयर होगी कौन सी फेज़ में, G2 फेज़ में। एंड सेल डिविजन एम फेज़ में होती है। सेल डिविजन में दो पार्ट होती है, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस फेज़ में कौन सी फेज़ रहती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। हम नेक्स्ट का भी वीडियो में ये बाकी फेज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बारे में हम कोई और वीडियो में देखेंगे। चलिए, आंसर हो जाएगा जी नॉट, राइट। जी नॉट इज़ द करेक्ट आंसर। जी नॉट में क्या होती है, अभी हमने देखा है, रेस्टिंग फेज होती है। बाकी सब फेज भी हमने देख लिया। चलिए, द शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड इज, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट कौन सी शेड्यूल होती है, शेड्यूल पी, शेड्यूल जे, शेड्यूल ओ एंड आर। डिसइंफेक्टेंट के लिए कौन सी शेड्यूल होती है, ओ आपने डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया, ऐसा करके हम याद रखते हैं ना। ओ आपने डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया, कई रूम वगैरह साफ करने, ओ आपने डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया, उससे क्या आती है, ओ। शेड्यूल ओ क्या है, डिसइंफेक्टेंट के लिए होती है ना। शेड्यूल ओ डिसइंफेक्टेंट कहती है। पी क्या है, ये लाइफ पीरियड के लिए, स्टैंडर्ड फॉर लाइफ पीरियड। फिर शेड्यूल जे, इनक्योरेबल, नॉन क्योरेबल डिजीज़। नॉन क्योरेबल डिजीज़, जो डिजीज़ क्योर नहीं होगा उसको आप क्योरेबल डिजीज़, जैसे कि कैंसर वगैरह, जो नॉन क्योरेबल डिजीज़ है उनको शेड्यूल जे में स्टैंडर्ड किया गया था। एंड शेड्यूल आर क्या है, ये आपकी शेड्यूल आर है आपके स्टैंडर्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, है ना, स्टैंडर्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शेड्यूल ओ क्या है, डिसइंफेक्टेंट के लिए शेड्यूल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। DSBM से क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैरीज आउटवर्ड कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, या फिर एडवर्टाइजमेंट। क्या होगी, क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किस में होती है, कैश डिस्काउंट में होती है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो नहीं होगी, कैरीज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। आंसर क्या हो जाएगी, कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cohort study is associated with which of the following mentioned method of epidemiology. Cohort study is associated with which of the following method of epidemiology? Analytical epidemiology, experimental epidemiology, quantitative epidemiology, या फिर descriptive epidemiology. cohort study किस में associated होती है, cohort study किस में associated होती है दोस्तों। ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और DSSB का 2021 वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये क्या होगी करेक्ट आंसर, कोहॉर्ट स्टडी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एपिडेमोलॉजी। कोहॉर्ट स्टडी किससे एसोसिएटेड होती है, तो कोहॉर्ट स्टडी एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी की एसोसिएटेड होती है। एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी, आंसर क्या हो जाएगी, एनालिटिकल एपिडेमोलॉजी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।